जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में आप लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। पेपर का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर ये आपका लिखित है। ठीक है, इसमें आपको मैं प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताऊंगा। मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है, तो 2024-25 सत्र के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पेपर रामबाण साबित होगा। ठीक है, देखें क्वेश्चन पेपर जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो अपना टाइम देख लीजिएगा। 2 घंटे का समय दिया गया है, किसी कॉलेज में 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है यह 75 ही रहता है। ठीक है, आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, होम साइंस का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आता है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अब फोर्थ सेमेस्टर में भी हमारे साथ धमाकेदार तैयारी करेंगे। ठीक है, अच्छा क्यों सब्सक्राइब करेंगे भैया? देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। जब आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे होम साइंस के। ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर के मैंने सॉल्व कराया है। आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में शुरू हो रहा है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, और ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप टॉप करेंगे। यदि मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, यदि आप सबने तैयार कर लिया सभी क्वेश्चंस को, तो आप कॉलेज में टॉप करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है, होम साइंस, और जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं, ध्यान रखेंगे उनका जो कुलपति हैं डीडी यूनिवर्सिटी की पूनम टंडन जी, इन्होंने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है कि आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में सभी के एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे जैसे पहले होते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। डीडीयू वाले और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो बच्चे ध्यान रखेंगे कि उनका लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, और लिखित एग्जाम में उनका जो खंड अ है अति लघु में, उनके 100 शब्दों में उत्तर देना है। लघु उत्तरी में 250 शब्दों में उत्तर देना है, और दीर्घ उत्तरी में 500 शब्दों में लिखना है। यह बात ध्यान रखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे। और जो बच्चे यहाँ के हैं राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय के, उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये सभी के लिए। ठीक है बाबू, ध्यान रखेंगे। चलें, आपका देखिए बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका मैं उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। सेक्शन ए खंड अ में आपके अतु लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। ठीक है, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 करने होते हैं। एक प्रश्न के आपको 3 नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि केवल 50 ही शब्दों में उत्तर देना है। लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो बच्चे ध्यान रखेंगे कि 100 शब्दों में उनको देना भी है। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का 100 शब्दों में उत्तर देना है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सुपोषण किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे जो हम आहार भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो सुपोषण होता है। तो सुपोषण को अभी मैं लिखित, ठीक है, अभी मैं आपको लिख करके पीडीएफ बनाया हूँ, मैं उसी के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा कि सुपोषण क्या होता है। ठीक है, ऐसे अनजादू पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आएगा। लिख करके मैंने पीडीएफ बनाया, जैसे पिछला पीडीएफ जो बच्चे पिछला क्लास देखे होंगे उनको पता होगा। तो अभी मैं आप उत्तर बताऊंगा, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से 100% एकदम आने वाले हैं 2024, 2025 और 2026 के एग्जाम में। ठीक है, चले पहला प्रश्न है, सुपोषण किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है। ठीक है, एकदम इसे तैयार कर लेना है। अगला है, आहार किसे कहते हैं? व्हाट इज डाइट? ठीक है, आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं, और मैं सारे प्रश्न आपको तैयार करवा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, अभी उसका उत्तर भी मैं बताऊंगा, आहार किसे कहते हैं। चले, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 100% आते हैं। भोजन किसे कहते हैं? व्हाट इज ए फूड कॉल्ड? भोजन किसे कहते हैं? तो ये हमेशा प्रश्न आपका नहीं आता है। ठीक है, तो 2-3 बार इसे लिख करके आप पढ़ लेंगे। ठीक है, लिखेंगे जरूर, जब आप लिखे रहेंगे तो आप फटाफट आपको याद आता जाएगा एग्जाम में। ठीक है,
चलिए, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप प्रश्न को लिखिए। ठीक है, कुपोषण के 2 कारण बताइए। ठीक है, गिव 2 केस ऑफ मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। 2-3 बार इसे केवल कम से कम 3 बार इसे लिख करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है साले आहार के लाभ बताइए। ये 2024 में मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 90% आ सकता है। ठीक है, साले आहार के लाभ बताइए। साले आहार क्या होता है, साले आहार पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एकदम इसे तैयार करेंगे। अगला है बैलेंस्ड डाइट। ये तो 100% गारंटी है, आपके एग्जाम में आएगा। संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, संवेग का अर्थ क्या है, तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इमोशन है। संवेग वो फिजिक्स वाला संवेग नहीं है। ठीक है, इमोशन आपका फीलिंग्स। ठीक है, आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो बोला है इमोशन। दुख है, सुख है, आप, ठीक है, इन सभी वही इमोशन। इमोशन क्या होता है। व्हाट इज पर्सनालिटी, आप व्यक्तित्व क्या है। पर्सनालिटी मतलब आपके बोलने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, साफ और स्वच्छ रहने का तरीका, ये पर्सनालिटी में आता है। ठीक है, व्यक्तित्व में आता है। चलिए, इसका उत्तर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, 9वां प्रश्न है इसमें, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। ठीक है, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रश्न आपका हमेशा नहीं आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो कम से कम 3 बार इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। अगला है किशोरावस्था में मैत्री समूह यानी साथी समूह के प्रकार बताइए। टाइप ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप्स इन एडोलेसेंस। ठीक है, बचपन में मित्र के जो समूह थे, साथी समूह थे, उसके प्रकार बताना है। तो इसका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्रश्न आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है। कम से कम इसे 2 बार लिख करके पढ़ेंगे। ठीक है, चले अब आगे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसके बाद मैं खंड ब के बारे में चर्चा करूँगा। तो पहले मैं आपको खंड अ के सारे प्रश्नों का उत्तर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 10 प्रश्न पूछे गए हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ए से जितने भी आपके पूछे गए हैं खंड अ से सारे प्रश्नों का उत्तर चले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, सुपोषण किसे कहते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सुपोषण का अर्थ है शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि की उचित मात्रा में प्राप्ति। यानी प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज का, कार्बोहाइड्रेट और वसा का, ठीक है, इन सभी पोषक तत्वों का जो आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, इसे उचित मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्राप्ति हो हमारे शरीर को, उसी को हम सुपोषण कहते हैं। ठीक है, देखें, संतुलित आहार का सेवन, ठीक है, उचित मात्रा में प्राप्ति और संतुलित आहार का सेवन। अच्छा, यह एक स्वस्थ और संतुलित शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक है, सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित प्राणी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, यह जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि सुपोषण किसे कहते हैं। चलिए, देखिए, आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड करके इन सारे प्रश्नों को आप लोग नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तो उससे पहले आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, चलें, आहार किसे कहते हैं भैया, व्हाट इज डाइट। ठीक है, तो आहार वह सब कुछ है जो हम खाते हैं। ठीक है, आहार क्या है भैया, आहार जो हम खाते हैं वही तो आहार है। ठीक है, जो खाते हैं पीते हैं वही तो आहार है। ठीक है, यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने, कोशिकाओं को बनाने और हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है आहार। ठीक है, आहार हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें स्वस्थ रखने, बीमारियों से बचाने और हमें सक्रिय रखने में मदद करता है। यानी जो आहार है, आहार अच्छा, ठीक है, ये एक अच्छा आहार हमारे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। आहार का प्रकार व्यक्ति की उम्र, लिंग, जीवन शैली, शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं आपका क्या है, भोजन। ठीक है, भोजन किसे कहते हैं, व्हाट इज फूड कॉल इट। ठीक है,
तो भोजन को अंग्रेजी में फूड कहते हैं। भोजन वह पदार्थ है जिसे हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें और स्वस्थ रह सकें। ठीक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और पानी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? कुपोषण के 2 कारण बताइए। गिव टू केस ऑफ मैलन्यूट्रिशन। ठीक है। पोषण के 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है अपर्याप्त और असंतुलित आहार। जब व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व नहीं मिलते या उनका आहार संतुलित नहीं होता, इनमें आवश्यक विटामिन, खनिज, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, जिससे शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है। तो इस कारण से कुपोषण हो जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य समस्याएं। कुछ बीमारियां जैसे दस्त यानी उल्टी, आंतों के रोग या संक्रमण के कारण शरीर भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता। इसके अलावा लंबे समय तक बीमारी या मानसिक तनाव भी शरीर की पोषण स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। 5वां प्रश्न आपका पूछा गया था, साले आहार के लाभ बताइए। तो साले आहार के लाभ कौन कौन से भैया? देखिए, पहला आपका लाभ है बालकों में खाने के तथा भोजन संबंधी अच्छी आदतों का विकास होता है। साले आहार में भोज्य पदार्थों के चयन की योग्यता विकसित होती है। साले आहार में भोजन को संग्रहित करना, पकाना, पकाते समय पोषक तत्वों के अवधारणा, सूक्ष्म जीवाणुओं से भोजन की रक्षा आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है? साले आहार सामाजिक संबंधों तथा तौर तरीकों का ज्ञान मिलता है। ठीक है। अगला है आपका इसमें, साले आहार से SLP अभिभावक शिक्षक बालक, ठीक है, अभिभावक शिक्षण बालक संबंधों को विकसित करने में सहायक होता है। छठा है, साले या बागान में कार्य करने से बालक प्रकृति से परिचित होता है, वनस्पति विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करता है तथा समानता की भावना विकसित होती है। ठीक है। साले आहार में पोषण, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करता है साले आहार। ठीक है। चले, अगला प्रश्न है आपका संतुलित आहार। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। संतुलित आहार की परिभाषा है विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिश्रण से निर्मित वह भोजन। ठीक है। विभिन्न खाद्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए विभिन्न खाद्य पदार्थों में दाल, चावल, सलाद में हो गया, ठीक है, बहुत सारी मीट हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गए, ये सभी क्या हैं? ये विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं। इन सभी विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिश्रण से निर्मित वह भोजन जो कि शरीर को समस्त पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट में आप आगे देखेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा आहार यानी भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हों। ठीक है। सभी मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज पदार्थ, फाइबर सभी उपस्थित हों। ठीक है। कुछ लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि भोजन में महंगी महंगी वस्तुएं और खाद्य पदार्थ ग्रहण करना ही संतुलित भोजन है। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वास्तविकता यह है कि आहार जो गुण और परिणाम में संतुलित हो, शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को ठीक रखता हो तथा शरीर की भोजन संबंधी क्रियाओं को नियमित रखता हो, वही संतुलित भोजन की संज्ञा प्राप्त कर सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है? संवेग का अर्थ। ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमोशन। ठीक है। इमोशन है, फीलिंग्स है आपके। देखिए, संवेग यानी इमोशन हमारे मन की एक ऐसी स्थिति है जो किसी अनुभव, विचार या घटना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को दर्शाती है। ठीक है। ये हमारे अंदर उठने वाली भावनाएं होती हैं। इमोशन क्या है? हमारे अंदर उठने वाली भावनाएं होती हैं जो हमें खुशी, दुख, क्रोध, भय, आश्चर्य आदि जैसे विभिन्न मनोदशाओं में ले जाती है। ठीक है। देखें, आगे देखेंगे आप लोग इसमें। संवेग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें दूसरों से जुड़ने, संवाद करने और जीवन के विभिन्न अनुभवों को महसूस करने में मदद करते हैं। हालांकि कभी कभी संवेग बहुत तीव्र हो सकते हैं और हमें परेशान कर सकते हैं, इसलिए संवेग को समझना और उन्हें प्रबंधित करना बहुत ज़रूरी होता है।
इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, व्हाट इज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है। तो पर्सनालिटी किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विशेषताओं का संयोजन है। ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मानसिक, सोचने समझने की क्षमता, उसकी उसकी जो भावनाएं हैं, उसका जो व्यवहार है, ठीक है, आपसे किस तरह से बात करता है, तो इन सभी विशेषताओं का संयोजन होता है पर्सनालिटी में। ठीक है, जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है। यह व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को दर्शाता है। पर्सनालिटी क्या करता है, तो पर्सनालिटी सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को दर्शाता है। जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, इसका विकास बचपन से शुरू होकर जीवन भर प्रभावित होता है और यह आनुवांशिक गुणों, अनुभवों, सामाजिक परिवेश और अन्य कारकों से निर्मित होता है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक संबंध और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व के प्रमुख आयामों में अंतर्मुखता, अंतर्विरोध, खुलापन, सहमति और सावधानी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति को अलग अलग बनाता है। ठीक है, जायज़ सी बात है, आपकी सोच अलग होगी, आपके भाई की सोच अलग होगी, आपके बहन की सोच अलग होगी, आपके माँ का, आपके पिताजी का, सभी का सोच अलग अलग होता है। ठीक है, पर्सनालिटी में यह कई कारकों से प्रभावित होता है। तो पर्सनालिटी कई कारकों से प्रभावित होता है। आनुवांशिकता यानी हमारे पिताजी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमको भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है, ये आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। देखिए, हमारे जीन हमारे व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को निर्धारित करते हैं, जैसे कि हमारा स्वभाव या कुछ विशिष्ट रुचियाँ। ठीक है, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है पर्सनालिटी पर, आप कैसे वातावरण में रह रहे हैं। ठीक है, हम जिस वातावरण में पलते बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा परिवार, दोस्त, संस्कृति, स्कूल और जीवन के अनुभव, सभी हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। आप गरीबी में ज़्यादा जीवन जिए हैं, ठीक है, तो जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको अंदर से अलग सी फीलिंग आएगी। ठीक है, कि हमें ऐसे नहीं रहना है। ठीक है, तो ये बातें सभी पर्यावरण इस पर, पर्सनालिटी पर बहुत इफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जीवन के अनुभव, बचपन के अनुभव, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक कारक, हमारी संस्कृति, धर्म और समाज के मूल्य भी हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। ठीक है, चलें 10वां प्रश्न है, किशोरावस्था में मैत्री समूह यानी साथी समूह के प्रकार बताइए। तो यानी किशोरावस्था में साथी समूह के प्रकार बताना है। देखें, किशोरावस्था में मैत्री समूह या फिर साथी समूह के प्रकार। किशोरावस्था में दोस्तों का समूह या साथी समूह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह समूह किशोरों के सामाजिक विकास, पहचान और आत्मविश्वास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो किशोरों के साथी समूह आमतौर पर इन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहला है लोकप्रिय समूह। ये समूह स्कूल या समुदाय में सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं और इनमें आमतौर पर आकर्षक, खेलकूद में अच्छे और लोकप्रिय किशोर होते हैं। इसमें अगला है आपका अलोकप्रिय समूह। ठीक है, यानी अलोकप्रिय समूह में क्या क्या आते हैं, ये समूह अक्सर शांत, अकेले या अलग थलग रहने वाले किशोरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, चलें विद्रोह समूह क्या होते हैं भैया। देखिए, ये समूह नियमों को तोड़ने और समाज के खिलाफ जाने वाले किशोरों से मिलकर बनते हैं, विद्रोही समूह। ठीक है, बौद्धिक समूह क्या होते हैं, ये समूह अक्सर पढ़ाई में अच्छे और बौद्धिक रूप से कुशल किशोरों से मिलकर बनते हैं। कलात्मक समूह, ये समूह कला, संगीत, नाटक, ठीक है, जैसे रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रखने वाले किशोरों से मिलकर बनते हैं। अगला है खेलकूद समूह। ये समूह खेलकूद में रुचि रखने वाले किशोरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये रहे 10 प्रश्न खंड के, मैंने सारे प्रश्न बता दिए हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, PDF मिल जाएगा, उसमें आप लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, एग्जाम से पहले तैयार कर लेंगे। अब चलिए खंड ब के बारे में बात करते हैं और खंड स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलें इसमें मैंने आपका बता दिया है। ठीक है, खंड के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए।
चलिए अब खंड ब के बारे में बात करते हैं, यानी सेक्शन बी के। सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, यानी 4 प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड, यानी 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 4 प्रश्नों का 150 शब्दों में उत्तर देना है। एक प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी 24 नंबर टोटल आपको मिलेगा 4 प्रश्नों को करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, कम क्रियाशील एवं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में अंतर बताइए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, 90% 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एकदम इसे रट डालना है। अगला प्रश्न तो एकदम इम्पोर्टेंट है, किशोरावस्था में एक दिन की आहार तालिका बनाइए। अच्छा, इसमें आपका जो प्रश्न है वो बदल बदल कर पूछता है। अभी यहाँ किशोरावस्था पूछा है तो पूछेगा युवावस्था में एक दिन की आहार तालिका बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा कि वयस्कता में एक दिन की आहार तालिका बनाइए, ठीक है। ये इसी तरह से प्रश्न पूछता है अलग अलग तरीके से। तो एक प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो चाहे किशोरावस्था पूछेगा, चाहे बाल्यावस्था पूछेगा, चाहे वृद्धावस्था पूछेगा, चाहे युवावस्था पूछेगा, तो आप एकदम शानदार तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कम से कम 2-3 बार लिख करके तब आप इसे पढ़िएगा, ठीक, कम से कम 3 बार इसे लिखेंगे तो एकदम शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगला है सुपोषित व्यक्ति की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन सुपोषित व्यक्ति की विशेषताएं बताइए हमेशा नहीं पूछा जाता है। कम से कम इसे 2 बार लिखिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से याद हो जाए। अगला है संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार एकदम 100% गारंटी है, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपका संतुलित आहार से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे एकदम तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो इसे व्यक्तित्व की विशेषताएं, ये आपका 100% गारंटी है, इस बार आ सकता है 2024 के एग्जाम में, तो इसे आप हमेशा एकदम तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, शराब एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव बताइए। तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे एकदम तैयार कर लेंगे, ठीक है, 100% इसे तैयार कर लेंगे। अगला है परिवार किस प्रकार नैतिक विकास को प्रभावित करता है, ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, कम से कम 2 बार इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है आपका सेक्शन सी यानी खंड स, ठीक है, कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में हो। तो जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ के बच्चे ध्यान रखेंगे 500 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। 2 प्रश्न करने हैं आपको, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा। एकदम पहला प्रश्न तो एकदम इम्पोर्टेंट है, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण के लक्षण एवं उपचार बताइए, 100% ये गारंटी है, इस बार प्रश्न आएगा। और संतुलित आहार वाला भी एकदम गारंटी है, 100% ये भी आएगा। संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है, उचित परिभाषा लिखिए, ठीक है। संतुलित आहार, देखिए तीसरा प्रश्न है ये संतुलित आहार से। तो संतुलित आहार जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग एकदम रट डालिएगा अच्छे से, कम 4-5 बार लिख करके, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर चर्चा कीजिए। किशोरावस्था की जगह युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, युवावस्था कई तरह से आपका प्रश्न इसमें पूछ सकता है, तो यदि आप एक तैयार कर लेते हैं तो बाकी आपका आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, इसमें 12वां प्रश्न है शिशुओं को प्रतिदिन कौन कौन से पोषण तत्वों की आवश्यकता पड़ती है बताइए। ये आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसे कम से कम 2 बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपका आता नहीं है, चाहे तो आप स्किप ही कर दीजिएगा। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। अभी मेरा चैनल छोटा है, अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, इसीलिए आप लोग अवॉइड कर रहे होंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे जैसे आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे इस तरह से शेयर बटन बना होगा, आगे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा इसे, ठीक है। व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर साझा करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले वो अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।